नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यापुर एकेडमी में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 व यूपीपी के एग्जाम के लिए यूथ बुक प्रीवियस ईयर जीएस जीके एमसीक्यू का मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट सीरीज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था। ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी, हड़प्पा। ऑप्शन सी, लोथल। ऑप्शन डी, कालीबंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए, पूर्वार्य। ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक। ऑप्शन सी, मौर्य काल। ऑप्शन डी, कुषाण काल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों ही इसके सही उत्तर हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं तो इसे पता चलेगा। पूर्व आर्यकाल में हड़प्पा वासियों ने संभवतः सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का आरंभ किया। आर्यों के समय में मूर्ति पूजा का आरंभ उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ माना जाता है। मौर्यकालीन भारतीय इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास माना जाता है। मौर्यों के शासन काल से ही भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथि क्रम का ज्ञान होता है। मौर्यतल काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए, शाक्य। ऑप्शन बी, लिच्छवी। ऑप्शन सी, यौधेय। ऑप्शन डी, उपयुक्त सही। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यौधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन ए, रामायण। ऑप्शन बी, महाभारत। ऑप्शन सी, गीता। ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाभारत। ऑप्शन बी, महाभारत। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है और गीता श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। राजतरंगिणी के लेखक कल्लाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ऑप्शन ए, उपज का आधा भाग। ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। ऑप्शन सी, उपज का एक तिहाई भाग। ऑप्शन डी, उपज का एक चौथाई भाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा उपज का मान्य कर 1/6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका उत्तर देना है आप लोगों को। तो इस ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन ए, महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन बी, धम्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन सी, धर्म ज्ञान दर्शन। ऑप्शन डी, धम्म चक्र सूत्र। इसका सही उत्तर है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संसार अस्थि और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए, बौद्ध। ऑप्शन बी, जैन। ऑप्शन सी, गीता। और ऑप्शन डी, वेदांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था, जिसलिए क्षंगणवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रतीत संप्रदाय ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए, वे कर्म में विश्वास करते थे। ऑप्शन 2, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ऑप्शन 3, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन 4, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इनमें से सही क्रम चुनना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फर्स्ट 2 3 सही है।
महात्मा बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य था। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति पर नहीं। क्या निम्न में किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी महाभाष्य, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी महाभारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गीता। गीता में यह कहा गया है कर्मणे कर्मणे वादिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ही अधिकार है, कर्म फल पर नहीं है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य मौर्योत्तर काल से है। क्वेश्चन नंबर 11। इसको जो है तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों को मिलाना है। पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्हड़, कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर है, इसके सही क्रम में मिलाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाणिनि, अष्टाध्यायी, वात्स्यायन, कामसूत्र, चाणक्य, अर्थशास्त्र और कल्हड़, राजतरंगिणी। ऑप्शन ए। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने तथा राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 58 ईस्वी, ऑप्शन सी 72 ईस्वी और ऑप्शन डी 56 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत का आरंभ हुआ। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया। ईस्वी के पश्चात संवत की गणना करते समय प्रत्येक सन में 57 वर्ष जोड़कर संवत की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाण काल। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। कुषाण युग में ही मथुरा से बुद्ध एवं बौद्धिस्व की खड़ी और बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं। तो बुद्ध की जो खड़ी और बैठी हुई मूर्तियां हैं वो कुषाण युग में प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से है। क्वेश्चन नंबर 14। कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? 4 ऑप्शन है, इनमें बताना है कि कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ऑप्शन ए कौड़ी, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी पर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनार। दिनार जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है, जबकि फाया ने कौड़ियों का भी व्यवहार विनिमय में उपयोग की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 15। मुद्रा राचक का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राचक अश्वघोष, विशाख, ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विशाखादत्त। विशाखादत्त को मुद्रा राक्षस का लेखक माना जाता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की। इसे प्राचीन भारत के प्रथम वृहद और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य राजवंश के इतिहास और तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महत्वपूर्ण नाटक लिखे। क्वेश्चन नंबर 16। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी राजगृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसके विषय में जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित्र में मिलती है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। समृद्धि एवं ऐश्वर्य के कारण इसे महोदय नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी चंपा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण 1125 में कंबुज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर प्राचीन यशोधरापुर में बना है। रामायण की संपूर्ण कथा को इसमें मूर्त रूप में प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत तथा पुराणों के दृश्य यक्ष किन्नर गंधर्वों को भी जगह जगह चिन्हित किया गया है। इस पर भारतीय स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।
क्वेश्चन नंबर 18, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ऑप्शन ए कुलतोंगु फर्स्ट, ऑप्शन बी राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन सी राजराज फर्स्ट, ऑप्शन डी राजाधिराज फर्स्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुलतोंग फर्स्ट। कुलतोंग फर्स्ट के शासनकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत से। क्वेश्चन नंबर 19, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई है? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। सैनिकों को निश्चित वेतन पर रखने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं के मूल्य भी निश्चित कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद बिन कासिम था? ऑप्शन ए तुर्क, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी तुर्क अफगान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरब। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब से आया था। मोहम्मद बिन कासिम 1711 से 12 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। यह एक अरब मूल का आक्रमणकारी था। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इसकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतुहु अलब दलानी बिलादुरी द्वारा रचित है, जिससे हमें पता चलता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम अरब थे। चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क एवं तुर्क अफगान आक्रमणकारियों ने भी भारत पर कई आक्रमण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21, वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन ए 1496, ऑप्शन बी 1497, ऑप्शन बी सी 1498, ऑप्शन डी 1600। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1498। 1498 ईस्वी 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमीरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो जब वास्को डी गामा भारत आया था तो वहां पे शासक जमीरिन थे। क्वेश्चन नंबर 22, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी निजामुल मुल्क, ऑप्शन डी मीर बाकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मीर बाकी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। बाबर की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा था। बाबर को मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? ऑप्शन ए सैन्य अभियान, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी हाश परिवार, ऑप्शन डी चित्रकला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भू राजस्व। टोडरमल भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। टोडरमल जाप्ती प्रणाली के वास्तविक जनक हैं। उनकी इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह ने किया था, जो जाप्ता हरसाला की तरह था। बाद में अकबर ने इसे आईने दहसाल का रूप दिया। टोडरमल की ही सहायता से अकबर ने आईने दहसाल को लागू किया। अकबर ने टोडरमल की सहायता से आईने दहसाल को लागू किया था और शेरशाह ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल चित्रकाल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला, ऑप्शन ए यह युद्ध दृश्य, ऑप्शन बी पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ऑप्शन सी दरबारी चित्रण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया था। उन्होंने चित्रकला में नए नए विषयों का समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार, युद्ध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मुगल काल में सेना प्रधान निम्न में कौन सा था? ऑप्शन ए सहनाए पील, ऑप्शन बी मीर बख्शी, ऑप्शन सी वजीर, ऑप्शन डी सवाहे निगार। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीर बख्शी। मीर बख्शी मुगल काल में सेना का प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए मनसबदारी, ऑप्शन बी जमींदारी, ऑप्शन सी सामंतवादी, ऑप्शन डी आईने दहसाल। इसका सही उत्तर है मनसबदारी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी। अरबी भाषा के शब्द मनसब शब्द का शाब्दिक अर्थ है पद। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे।
अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित था। तो जो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था थी वो मंगोल नेता चंगेल खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 27, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? ऑप्शन ए 1685, ऑप्शन बी 1686, ऑप्शन सी 1687, ऑप्शन डी 1684। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1686। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय प्राप्त की। और 1687 पर उसने गोलकुंडा पर भी अधिकार किया। गोलकुंडा पर अधिक बीजापुर 1686 में जीता और गोलकुंडा को उसने 1687 में अधिकार किया। क्वेश्चन नंबर 28, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाहजहां। उपनिषद का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ। उपनिषद का सिर ए अकबर, फारसी अनुवाद सिर ए अकबर, जो कि दारा सिकोह की रचना है, इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई। ठीक है, दारा सिकोह की रचना है सिर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 29, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा आगरा, सहसाराम, दिल्ली, औरंगाबाद। इसका सही उत्तर है सहसाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सहसाराम में स्थित है। इसको आप शाह या शाह से याद कर सकते हैं कि शाह से शेर और शाह से ही सहसाराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद और फतेहपुर सीकरी। तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। जबकि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सहसाराम में और अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। अकबर ने सिकंदराबाद में स्थित मकबरे की योजना स्वयं बनाई थी, परंतु 1612 में अंतिम रूप से इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। पिरामिड के आकार के बने इस 5 मंजिले मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण संगमरमर द्वारा जहांगीर ने कराया था। तो अकबर के मकबरे का निर्माण पूरा किसने कराया? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए धार्मिक चेतना, ऑप्शन बी भौगोलिक सुरक्षा, ऑप्शन सी राजनैतिक जागृति, ऑप्शन डी उच्च नेतृत्व। इसका सही उत्तर है राजनैतिक जागृति। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण नहीं है? राजनैतिक जागृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की? रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की ये बताना है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टॉमस मुर्नू, ऑप्शन बी मार्टिन बर्ड, ऑप्शन सी कार्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टॉमस मैरो। रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी, इनमें से कौन सा सुमेलित क्रम में है? इनको सुमेलित करके में सामने ऑप्शंस दिए हुए, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित क्रम में है। तो एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजी तिलक केसरी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। इसका सही उत्तर है सी बीजी तिलक केसरी। बीजी तिलक केसरी जो है सुमेलित क्रम में दिया गया है। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक केसरी। केसरी मराठी में तथा मराठा अंग्रेजी में तिलक द्वारा निकाले गए थे। ठीक है, तो केसरी जो अखबार वो था पुस्तक वो उन्होंने मराठी में तथा मराठा अंग्रेजी में निकाला था। यंग इंडिया महात्मा गांधी तथा न्यू इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट का पत्र है। यंग इंडिया और न्यू इंडिया में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उसे फिर से पढ़ लें। यंग इंडिया महात्मा गांधी तथा न्यू इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट। बंगाली पत्रिका सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी। क्वेश्चन नंबर 34, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? ऑप्शन ए गांधी तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल अरविंद घोष, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गांधी और तिलक। गांधी और तिलक ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया।
लोकमान्य तिलक ने सामाजिक उत्थान हेतु आगरकर से मिलकर सस्ती शिक्षा की योजना बनाई और 1890 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की खोला। तो 1890 में पूना में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव बनाने की प्रथा जारी की। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव लोकमान्य तिलक द्वारा बनाए गए। इसके द्वारा भी समाज सुधार और गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के द्वारा गांधी जी जो है समाज सुधार किए और उन्होंने गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी पाश्चात्य शिक्षा, ऑप्शन डी विधवा विवाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का राजा मोहन राय ने विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भिन्न भिन्न प्रयोजनों से किया। उनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारत के लोगों को विश्व के उन्नत ज्ञान की जानकारी मिल सकेगी और इससे यूरोपीय भाषाओं के साहित्य तथा विश्व के अन्य भागों में घटने वाली घटनाओं की जानकारी भी मिल सकेगी। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी चार्ल्स वुड, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले। मैकाले ने अपने घोषणा पत्र में अंग्रेजी माध्यम की वकालत की थी। लॉर्ड मैकाले ने अपने 1835 के शिक्षा पत्र में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी व पाश्चात्य शिक्षा की वकालत की। उसने कहा भारतीय साहित्य यूरोप की एक अलमारी के लायक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इनको सही क्रम में लगाना है। ये घटनाएं कब कब हुई और किस सन में हुई, उसके हिसाब से इनको सही क्रम में लगाना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, फिर बंगाल का विभाजन और उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना और बी सूरत की फूट। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मुस्लिम लीग 1906, बंग भंग 1905 और सूरत की स्प्लिट 1907 में हुई। क्वेश्चन नंबर 38, बारदोली सत्याग्रह, इसको भी सुमेलित करना है। 4 ऑप्शन है, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, हुक्का आंदोलन, लाल कुर्ती। गांधी, राम सिंह, गफ्फार खां और सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बारदोली सत्याग्रह, सरदार पटेल, चंपारण गांधी जी, हुक्का आंदोलन राम सिंह और लाल कुर्ती गफ्फार का। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी, हुक्का आंदोलन राम सिंह और लाल कुर्ती अभ्यारण गफ्फार खां। 1928 में सूरत जिले में बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार के किसानों की दयनीय दशा के विरोध में हुआ था और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा अपने कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिए गए थे। इसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। हुक्का आंदोलन 1840 से 1872 के मध्य हुआ था। हुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 में सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सुधारों में जाति और अंतरजातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना, मांस और नशीली वस्तुओं का परित्याग करना था। 1872 में इसके एक नेता राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। लाल कुर्ती आंदोलन उत्तर पश्चिम में सीमांत प्रांत में समानता सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्तार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। सीमांत गांधी के नाम से जाना है। सीमांत गांधी ने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के ध्वज और अपने स्वयं सेवकों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ये स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए वे लाल कुर्ती के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सही क्रम में लगाना है। साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खुदाई खिदमतगार और सूरत विभाजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरत विभाजन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खुदाई खिदमतगार।
सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत की स्प्लिट के नाम से जानते हैं इसे हम। साइमन कमीशन 1928 में आया था। सबने वगैरह आंदोलन 1930 तथा खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1930 से 31 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गांधी जी ने दांडी मार्च किया, कारण कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन ये है कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया, कारण ये था कि वे भारत की गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। ऑप्शन ए, एस और आर दोनों सही हैं, आर एस की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, एस सही है किंतु आर एस की व्याख्या नहीं करता। सी, एस सत्य है आर असत्य है। ऑप्शन डी, आर सत्य है एस असत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस सत्य है आर असत्य है। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, पर वे भारत की गरीब जनता को निःशुल्क नमक नहीं दिलाना चाहते थे। उन्होंने नमक कर के विरुद्ध में किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। गांधी जी का उद्देश्य नमक निःशुल्क दिलाना नहीं बल्कि बढ़े हुए कर को वापस लेना था। नमक पे जो टैक्स लगा था उसको वापस लेने के लिए उन्होंने दांडी मार्च का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 41। कथन एस, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया, कारण क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। ऑप्शन ए, एस और आर दोनों सत्य हैं, आर एस की स्पष्ट व्याख्या है। ऑप्शन बी, एस आर दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी, एस सत्य है पर आर असत्य है। ऑप्शन बी, सत्य है पर असत्य, आर सत्य है पर एस असत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस और आर दोनों ही असत्य हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस से बिना परामर्श लिए भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। इस पर कांग्रेस कार्यकारिणी ने विरोध किया और कांग्रेस ने यह घोषणा की कि हम किसी ऐसे युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे जिसमें साम्राज्यवादी हित व नीतियां निहित हों। जबरदस्ती युद्ध में झोंक दिए गए जाने पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इस दिन जिन्ना व लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, तो इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, इसलिए कथन व कारण दोनों ही असत्य हैं। फिर से सुमेलित करने का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इंडिया विंस फ्रीडम, कुछ बुक्स दी गई हैं, सामने उनके लेखक दिखे हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। इंडिया विंस फ्रीडम, रन्स इन रूइंस, यंग इंडिया और न्यू इंडिया। सुनील गावस्कर, अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर, यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, 1906 से 1911, 1916 से 1922, 1917 से 1921, 1940 से 1946। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल, तो जिनमें ये दोनों एक साथ हुए थे, वो कब हुआ, 1916 से 1922 के मध्य। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयत्नों से 1915 ईस्वी में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन का एक ही दिन लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू जैसे प्रसिद्ध नेता मुस्लिम लीग के अधिवेशन में निमंत्रित किए गए, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भाषण किए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त कमेटी नियुक्त की जिसने दोनों संस्थाओं के बीच में मेल उत्पन्न करने के लिए एक योजना तैयार की, जिसे कांग्रेस लीग योजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी, सुरेश नारायण बनर्जी। ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। विट्ठल भाई पटेल भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे और विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल असेंबली में चुने गए थे। नौरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। क्वेश्चन नंबर 45। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऑप्शन ए, मध्य प्रांत। ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन सी, पंजाब। ऑप्शन डी, मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। फरवरी 97 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव संपन्न हुए जिसमें कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये 5 प्रांत निम्न थे: मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार और संयुक्त प्रांत और उड़ीसा।
असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बंगाल, पंजाब, सिंध में बहुमत प्राप्त करने से वंचित रही। क्वेश्चन नंबर 46, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी जी के गोखले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना है। 14 अगस्त 1947 को ये भाषण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राज बिहारी बोस, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद सेना के सैनिकों को संबोधित करते हुए जुलाई 1944 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी सूरत। इसका सही उत्तर है बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। होना ये पूना में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, किंतु वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई में करना पड़ा। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष विमोच चंद्र बनर्जी थे और इसमें 72 सदस्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में 28 दिसंबर 1885 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे विमोच चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? भूगोल का ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन सी 1/2 घंटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 घंटे। पूरब से पश्चिम के बीच में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर लगभग 68 डिग्री में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट का समय होता है, अतः 30 देशांतरों के लिए 30 × 4/60 घंटा बराबर 2 घंटे का अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सुमेलित करना है। कटक, लुधियाना, नासिक और उज्जैन ये नजर किस नदी के किनारे स्थित है, ये सुमेलित करना है। तो गोदावरी, क्षिप्रा और महानदी और सतलज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कटक जो है महानदी, लुधियाना सतलज नदी, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा। कटक जो है कटक कहाँ स्थित है? महानदी पे। लुधियाना स्थित है सतलज के, नासिक गोदावरी पे और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी महानदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ताप्ती। ताप्ती जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा के पहाड़ियों से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा नर्मदा और सिंधु नदियों का भी मुहावना अरब सागर में ही है। नर्मदा और सिंधु नदी का मुहावना भी अरब सागर में है। इसकी सहायक पूर्णा नदी है। ताप्ती नदी की सहायक पूर्णा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, एक और है कि कृष्णा नदी के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाटी से निकलती है। इस नदी का मुहावना बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मकराना, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी सिंहभूमि। इसका सही उत्तर है मकराना। मकराना के संगमरमर को सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण इसी पत्थर से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, इसको भी सुमेलित करना है। 4 ऑप्शन है, 4 ये वनों के नाम है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस भाग में, ये बताना है। सागौन, देवदार, सुंदरी और सिनकोना। हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरवन और हिमालय की उच्च क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सागौन पाया जाता है हिमालय की तराई में, देवदार पाया जाता है हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी पाई जाती है सुंदरवन में और सिनकोना पाया जाता है मध्य भारत में। सागौन हिमालय की तराई, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी पाई जाती है सुंदरवन में और सिनकोना मध्य भारत में। सागौन वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति है।
यह हिमालय की तराई क्षेत्र में मिलता है। देवदार 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनस्पति में मिलता है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव तथा जारी वन गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। सिनकोना मध्य भारत के वनों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी चंबल। इसका सही उत्तर है सतलज। इंदिरा नहर सतलज नदी से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है। यह पंजाब के हरिके बैराज से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर से निकलती है? पंजाब के हरिके बैराज से। इस नहर के बन जाने से राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में जैसलमेर एवं बाड़मेर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है। 31 मार्च 1958 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 55, सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। 18 अक्टूबर 2000 को सर्वोच्च न्यायालय में नर्मदा नदी पर निर्मित हो रहे सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138 मीटर तक करने की अनुमति दी है। इस परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न से कहाँ जल विद्युत ग्रह स्थित है? ऑप्शन ए कोयना, ऑप्शन बी नेवेली, ऑप्शन सी काठगोदाम, ऑप्शन डी ट्रॉम्बे। जल विद्युत ग्रह पूछा है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोयना। कोयना में जल विद्युत ग्रह है। महाराष्ट्र जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में तापीय विद्युत केंद्र है। तांबे महाराष्ट्र तापीय विद्युत केंद्र के नाम से में तापीय विद्युत केंद्र है। काठगोदाम आंध्र प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र है। काठगोदाम आंध्र प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी हैवी मशीनरी टूल, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। हल्दिया से पेट्रोलियम पदार्थ आयात किया जाता है। हल्दिया पश्चिमी बंगाल स्थित है। पश्चिमी बंगाल कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा लो क्षेत्र है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी कुद्रेमुख, ऑप्शन डी सिंहभूमि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है लौ क्षेत्र है। कर्नाटक में देश का 1/6 भाग लौह अयस्क से प्राप्त होता है। कर्नाटक के बाबूदाना, काला और केमांगुंडी कुद्रेमुख और क्षेत्रों में चित्रदुर्ग, शिमोगा में लोहा प्राप्त होता है। झरिया झारखंड राज्य में स्थित है। कोयले की खान। झरिया झारखंड राज्य में स्थित कोयले की खान है। यहाँ बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। झरिया जो झारखंड में स्थित है, यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सिंहभूमि जिला झारखंड का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसको भी सुमेलित करना है। ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, कृत्रिम उपग्रहयान, चंद्रमा, यूरेनस, मैरिनर, हेली। इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रह है, कौन उपग्रह है, कौन पुच्छल तारा और कौन कृत्रिम ग्रह। इसका सही उत्तर है ए। ग्रह जो है यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा हेली है, कृत्रिम उपग्रह यार मैरिनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 जून, ऑप्शन डी 23 मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 जून। 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन व 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा तथा 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को इक्विनॉक्स के चलते संपूर्ण पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन व 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा तथा 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। क्वेश्चन नंबर 61। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं। ऑप्शन बी ये अप्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते हैं। ऑप्शन सी ये प्रकाशवान होते हुए भी होते हैं लेकिन चमकते नहीं। ऑप्शन डी ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह जो हैं अप्रकाशमान होते हैं, इनके पास अपना कोई लाइट नहीं होती है। प्लैनेट खगोलीय पिंड होते हुए स्वयं के प्रकाश से न प्रकाशित होकर तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह एकमात्र तारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कथन और कारण वाला है। कथन यह है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, जबकि कारण यह है कि तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन ए, एस और आर दोनों सत्य है, आर एस की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, एस और आर सत्य है, आर एस की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, एस सत्य है, ऑप्शन आर असत्य है। ऑप्शन डी, आर सत्य है, ऑप्शन एस असत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एस और आर दोनों सत्य है, आर एस की व्याख्या करता है। ग्रीनविच रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसका देशांतरी मान 0 अंश होता है। तिथि निर्धारक रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा ब्रिटेन से 180 के अंतर से गुजरती है। अतः ग्रीनविच और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 180 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूंकि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 180 इंटू 4 बराबर 720 मिनट या 12 घंटे का अंतर होगा। तो कितने घंटे का अंतर होगा? 12 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 63, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न के किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो समुद्री धारा, ऑप्शन बी समुद्री हवा, ऑप्शन सी देशांतर और ऑप्शन डी अक्षांश। इसका सही उत्तर है देशांतर। देशांतर के द्वारा एक जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी जाएगा। किस जहाज को स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी होगी। 180 देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है और पश्चिम से पूरब जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 180 देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है और पश्चिम से पूरब आने पर एक दिन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनका क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम निम्न है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 65, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे जनसंख्या के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी, प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। ऑप्शन सी, अत्यधिक धनराशि व्यय करना पड़ता है। ऑप्शन डी, इससे अब विशेष लाभ नहीं रह गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। बड़े बांध बनाने से प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। बड़े बांध बनाए जाने से अत्यधिक जलराशि संचित होगी जिससे भूकंप इत्यादि के खतरे बने रहते हैं। साथ ही बांध टूटने पर भारी बाढ़ का दृश्य भी उपस्थित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 66, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। ऑप्शन ए पछुआ, ऑप्शन बी व्यापारिक, ऑप्शन सी मानसून, ऑप्शन डी समुद्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यापारिक पवनें। उच्च दाब क्षेत्र से मध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली व्यापारिक पवन यह लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर प्रवाहित होती है। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायु कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को पछुआ पवन कहा जाता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? ऑप्शन ए अरब सागर और काला सागर को, ऑप्शन बी भूमध्य सागर लाल सागर को, ऑप्शन सी काला सागर और लाल सागर को, ऑप्शन डी हिंद महासागर और लाल सागर को। इसे बताना है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी के प्रवेश द्वार पर लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, दक्षिणी भाग में गेट पीटर और खारे पानी की झील। 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। क्वेश्चन नंबर 68, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी का उद्गम वल्दाई की पहाड़ियों से होता है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। तो यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। यह नदी कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है।
यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 69 कथन और कारण का क्वेश्चन है फिर से। स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण है स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन ए एस और आर दोनों सही हैं। आर एस की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी एस और आर दोनों सही है किंतु आर एस की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी एस सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी आर गलत है किंतु एस सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एस और आर दोनों सही है और आर एस की सही व्याख्या करता है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 भारतीय संविधान से। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक और सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका एवं विधानमंडल दोनों की कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूत करता है। कार्यपालिका अथवा विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को छीन कर सकता है शून्य होगा। न्यायालय को यह शक्ति होगी कि उसे शून्य घोषित करे। अनुच्छेद 32 एवं 226 के अनुसार उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की रिटें निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का कैबिनेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति जब होंगे तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 72 राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। इसके साथ यह भी वर्णित है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, अर्थात यह 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 73 राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ऑप्शन डी देश का नागरिक हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 राष्ट्रपति शासन का अधिकतम लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष के लिए लगाया जाता है पूछा गया है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 356 में खंड 5 में प्रतिस्थापित कर वह विधि बना दी गई कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए पर सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 विधानमंडल मंत्रिपरिषद से कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए मंत्री स्तर के सभी मंत्री, ऑप्शन बी केवल कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ऑप्शन डी कैबिनेट और राज्य मंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान में 3 स्तर के मंत्रियों का उल्लेख है, मंत्रिमंडलीय स्तर, राज्य मंत्री, उपमंत्री। क्वेश्चन नंबर 76 किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अन्य कोई लाभ का पद नहीं है धारण करेगा। यद्यपि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। क्वेश्चन नंबर 77 राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है।
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह धन विधेयक है, इसका निर्णय करता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि वह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 वर्ष। मेयर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 या के अनुसार मेयर का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन को नियत तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 81, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में किससे संबंध है? ऑप्शन ए बाढ़ की रोकथाम, ऑप्शन बी दुग्ध आपूर्ति, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी स्वच्छ जलापूर्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दुग्ध आपूर्ति। ऑप्शन ऑपरेशन फ्लड दुग्ध आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? ऑप्शन ए उपहार कर, ऑप्शन बी मनोरंजन कर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत कर, ऑप्शन डी निगमन कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनोरंजन कर। मनोरंजन कर को केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन नंबर 83, भूमि विकास बैंक कौन सा कार्य सत्य है? भूमि विकास बैंक के कौन से कार्य सत्य हैं? ऑप्शन ए दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है ए दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह सभी प्रकार की करेंसी नोट जारी करता है, ऑप्शन बी यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी यह बैंक का बैंक है, ऑप्शन डी यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यह सभी प्रकार की करेंसी नोट जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इस बैंक की स्थापना हेतु 1926 में गठित हिल्टन आयोग ने भारत में प्रचलित मौद्रिक एवं साख प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। तो रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और कौन सी समिति थी? हिल्टन आयोग। विज्ञान से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, वस्त्र की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। वस्तु का घनत्व जो है वह मात्रा बदलने पर भी अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये किस वजह से होता है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है अस्त होता हुआ सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य क्षितिज पर होता है, अतः प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में कौन सा विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन ए टेलीविजन, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली, ऑप्शन बी टेलीविजन, पंखा, इलेक्ट्रिक केटली, विद्युत प्रेस, ऑप्शन सी पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली, ऑप्शन डी विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली, पंखा और टेलीविजन। तो इनमें से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में बता रहा है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 89, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेंगी, ऑप्शन बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी,
ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन डी कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब निर्वात की अवस्था में लोहे में लकड़ी का समान भार होने के बाद भी उस पर एक गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होता है जो द्रव्यमान तथा आकार पर निर्भर करता है। ऐसी अवस्था में लोहे एवं लकड़ी की गेंद दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगी, परंतु यही क्रिया यदि हवा की उपस्थिति में हो तो लोहे की गेंद पहले गिरेगी। ठीक है, तो हवा की उपस्थिति में लोहे की गेंद पहले गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 90, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नीचे डूब जाएगा। इसका सही उत्तर है ऊपर उठेगा। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, इसकी वजह से समुद्र में जहाज जल विस्थापित करता है और उसका ऊर्ध्व दबाव अधिक होता है जिससे जहाज ऊपर उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन ए वायुदाब में कमी, ऑप्शन बी वायुदाब में वृद्धि, ऑप्शन सी स्याही के आयतन में वृद्धि, ऑप्शन डी अत्यधिक भार। इसका सही उत्तर है वायुदाब में कमी। वायुदाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 92, भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अधिक माइलेज और इंजन के लिए, ऑप्शन बी कम खर्च और ईंधन की आवश्यकता, ऑप्शन सी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, ऑप्शन डी पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। क्वेश्चन नंबर 93, केमिस्ट्री से, प्राकृतिक रबर का बहुलक पॉलीमर है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी हेक्सेन। आइसोप्रीन जो है एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। बहुलीकरण वह क्या होती है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में मिलकर अधिक अणुभार वाला एक बड़ा अणु बनाते हैं। इस क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक व उत्पादक को बहुलक कहते हैं। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। एकलक और बहुलक, एथिलीन, पॉलीथीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, C2H4, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE, वाइनिल क्लोराइड, C2H3Cl, पॉली वाइनिल क्लोराइड, PVC, एसिटिलीन से बना है। प्रोपिलीन, C3CH, पॉलीप्रोपिलीन, स्टाइरिन, C6H6CH, पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन 75%, कृत्रिम रबर, ब्यूना एस रबर या SBR, स्टाइरिन 25%, SBR, क्लोरोप्रोपिन, CH2CCl, नियोप्रिन, पॉलीक्लोरोप्रिन। क्वेश्चन नंबर 94, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। इसका सही उत्तर है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा दी जाती है। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए इसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जिस पर उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी जैविक। इसका सही उत्तर है भौतिक। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं होती है, सिर्फ वस्तु का परिवर्तन होता है लेकिन कोई चेंज नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का नया रूप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, दूध का दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 96, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, प्रकृति में यह पौधों में पाया जाता है एवं औद्योगिक रूप से टाल्विन के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान अनुभव करने लगती है, किसकी वजह से? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी पिरुविड एसिड, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी यूरिक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से मांस लैक्टिक एसिड जब हमारी मांसपेशियों में इकट्ठित हो जाता है तो इसकी वजह से हमें थकान अनुभव होती है। क्वेश्चन नंबर 98, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 26। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 46। क्वेश्चन नंबर 99, गोधूमध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व है। लैक्टिक एसिड, पिरुविक एसिड, कैरोटीन और रिबुलोज। जिसका सही उत्तर है कैरोटीन। गोधूमध में गाय का जो दूध होता है उसमें पीलापन कैरोटीन की वजह से होता है, जबकि लैक्टिक एसिड गाय व भैंस दोनों के ही दूध में पाया जाता है। जो
क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी जैव वैदिक, ऑप्शन सी जैव घड़ी, ऑप्शन डी यूरेनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, ऑप्शन बी भारी पानी का तालाब, ऑप्शन सी यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, ऑप्शन डी आणविक भट्टी। परमाणु रिएक्टर क्या है? इसका सही उत्तर है आणविक भट्टी। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर का एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी है जिसके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में प्रयोग लाया जाता है। रिएक्टर में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 293 का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की जनजाति है? इसका सही उत्तर है थारू। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की जनजाति है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। संथाल जनजाति पूर्वी भारत, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। संथाल जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में पाई जाती है और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 103, अशोक सिंघल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में शामिल है। लालकृष्ण आडवाणी ने द्वारका से रथ यात्रा शुरू की। मुरली प्रसाद मनोहर जोशी भाजपा अध्यक्ष थे। अशोक सिंघल का संबंध विश्व हिंदू परिषद है। इसका सही उत्तर है अशोक सिंघल। तो पूछा गया था कि क्या सत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर है अशोक सिंघल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? रेडियम। इसे से बताना है कि कौन किसकी खोज किसने की थी। तो रेडियम, पेंसिलिन, एक्सरे, चेचक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर और W.A. रॉन्स्टन। इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे की खोज W. रॉन्स्टन और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की।